व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन आपके साथ कलकत्ता, सूरत, बम्बई या फिर कर्नाटक। तो अपना भी लगाइए, अपना भी टिक करिए कि आप कितने सही करते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो 4 ऑप्शन हैं ABCD, तो कौन सा होगा देखिए। कर्नाटक तो होगा नहीं, ठीक है, मुंबई भी नहीं होगा, कलकत्ता या फिर सूरत, बताइए कहाँ होगा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सूरत। देखिए ऑप्शन बी, सूरत। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र 1613 ईस्वी में जहांगीर से अनुमति प्राप्त कर सूरत में स्थापित किया और अंग्रेजों ने दक्षिण में मसूलीपट्टनम में 1611 में और आर्या गांव यानी कि जो पुलिकट के पास है में 1626 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो सबसे पहला व्यापारिक जो केंद्र बना था वो सूरत में था 1613 में, और किसकी अनुमति से था? ये था जहांगीर की अनुमति से। तो याद रखेंगे जहांगीर की अनुमति से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। जो पुर्तगाली साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए वास्को डी गामा, पेड्रो अल्वारेज, अल्फांसो दी अल्बुकर्क या फिर सालाज़ार। लगाइए कौन सा होगा। एलिमिनेट करके भी आप अपना आंसर देख सकते हैं। तो कौन सा होगा इसमें? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी अल्फांसो दी अल्बुकर्क। देख लेते हैं इसकी व्याख्या देखने। देखिए भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। कौन था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। 1503 में स्क्वेडून कमांडर के रूप में अल्बुकर्क भारत आया और 1509 ईस्वी में इसे भारत में वायसराय नियुक्त कर दिया गया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया था। पूछा जाता है ये प्रश्न कि अल्बुकर्क ने गोवा को किस शासक से छीना था? तो किससे छीना था? तो शासक था आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीना था, जो कालांतर में भारत में पुर्तगीज व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बन गई। और अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक मंडी, देखिए व्यापारिक मंडी मलक्का और हुर्मुज पर अधिकार कर लिया। ये पूछा जाता है कि मलक्का और हुर्मुज जो व्यापारिक मंडी थी इन पर 1511 में किसने अधिकार किया? तो कौन था ये? अल्बुकर्क। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए किस संधि द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे? लगाइए कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन ए है मुर्शिदाबाद की संधि, बी हुगली की संधि, सी इलाहाबाद की संधि या फिर हरिहरपुर की संधि। तो एलिमिनेट करते हैं। देखिए डी तो होगा नहीं इसमें, हरिपुर की जो संधि थी ये तो होगा नहीं। मुर्शिदाबाद की संधि, हुगली की संधि या इलाहाबाद की संधि। तो ए, बी, सी में से एक होगा। कौन सा होगा? लगाइए अपना। चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा इलाहाबाद की संधि। कब हुई थी? 1765 ईस्वी में हुई थी इलाहाबाद की संधि। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए ये थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर सही कर लेंगे, इलाहाबाद की संधि लिख लेंगे इसमें, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए इलाहाबाद की संधि द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कड़ा जिला प्रदान किए, जिसके बदले में शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी थी। तो ये थी कौन सी संधि थी? इलाहाबाद की संधि के द्वारा ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 है। निम्न में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो अंतिम गवर्नर कौन था? देखिए सरफराज खान, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां या फिर शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। कौन सा होगा? और ये एक ट्रिक है, ये वही है जिसने अपनी राजधानी को ढाका से बदल करके मुर्शिदाबाद किया था।
तो यहाँ से आप लगा सके होंगे कौन सा सही होगा। तो मुर्शिदाबाद क्या था, किसने किया था, मुर्शिद अली कुली खान ने। तो ऑप्शन बी सही होगा, मुर्शिद कुली खान ने। व्याख्या देखते हैं। देखो ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खान। देखिए मुर्शिद कुली खान मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। पूछा जाता है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, मुर्शिद कुली खान था। और औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया। अंग्रेजों के औरंगजेब के पोते अजीम उशान से मतभेद के कारण मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी थी। तो यह वही है जिसने ढाका से अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। प्रश्न 4। प्रश्न 5 है जमोरिन कौन था, कालिकट का शासक था, त्रावणकोर का मंत्री था, अरब व्यापारी था या फिर मालाबार का शासक, कौन था ये। देखिए और ये वही था जिसने, जमोरिन वही था जिसने 1498 में, किस कब 1498 में किसका, वास्को डी गामा का स्वागत किया था। जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था उसका स्वागत किया था। किसने किया था, वो जमोरिन ने किया था। कौन था ये, कालिकट का शासक था। ठीक है, कौन था, कालिकट का शासक। ऑप्शन ए यहाँ से ही होगा, ऑप्शन ए कालिकट का शासक। एक्सप्लेनेशन देखिए, कालिकट का शासक जमोरिन कालिकट का शासक था जो उसकी पैतृक उपाधि थी। और जमोरिन ने 1498 में वास्को डी गामा के कालिकट पहुंचने पर उसका स्वागत किया था। तो दो प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि वास्को डी गामा का कालिकट पहुंचने पर किसने स्वागत किया था, जमोरिन ने किया था। कौन था जमोरिन, यही था, कालिकट का शासक था ये। अगला प्रश्न पॉलिटी से है ये प्रश्न। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ए बी सी डी अनुच्छेद 230, 231, 232 या फिर 233। 30, 31, 32 है, लगे कौन सा होगा, 30 तो होगा नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए, 30 नहीं होगा, 31 भी नहीं होगा, 32 भी नहीं, कौन सा होगा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 233। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 233। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 के अध्याय 6 के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। कौन सा होगा, 330, 332, 222 या फिर 345। तो ABCD कौन सा होगा, लगाइए अपना भी, देखिए कौन सा हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 330। ठीक है, देखो अनुच्छेद 330 में के तहत लोकसभा में SC और ST के लिए आरक्षण दिया गया है। SC और ST के लिए जो आरक्षण है वो अनुच्छेद 233 में दिया गया है। प्रश्न 7। प्रश्न 8 क्वेश्चन नंबर 8 है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। तो कौन बदल सकता है बताइए, भारत का राष्ट्रपति, कानून द्वारा संसद, या सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, केंद्र सरकार की अधिसूचना। तो देखिए गलत मत कर देना राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार, कि कभी ये कर दें कि राष्ट्रपति का आदेश से इसमें संख्या को नहीं बदला जा सकता और ना ही केंद्र सरकार की अधिसूचना से बदला जा सकता। दो ऑप्शन है, कानून द्वारा संसद या सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना। चलिए सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना के द्वारा भी इसको नहीं बदला जा सकता, किसके द्वारा बदला जाए, संसद के द्वारा, संसद के कानून के द्वारा इसको बदला जा सकता है। तो ऑप्शन बी का सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी कानून द्वारा संसद। देखिए संसद को कानून बनाने का अधिकार और संसद कानून द्वारा ही जजों की संख्या को बदल सकती है। तो किसको अधिकार है, ये संसद को है, राष्ट्रपति को लगा करके गलत मत कर देना अपना भी कि राष्ट्रपति को लगा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है, यानी कि कार्यकाल से हटा सकता है। कार्यकाल है, सही कर लीजिएगा।
तो कौन हटा सकता है? देखिए राज्य विधानसभा हटा सकती है क्या? संसद, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं हटा सकता है ऐसा जरूर। तो ऑप्शन डी तो यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन डी खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति, संसद या राज्य विधानसभा, कौन हटा सकता है? संसद का भी रोल भी इसमें नहीं है, तो संसद भी इसमें नहीं होगा और राज्य विधानसभा भी इसमें नहीं होगी। कौन हटा सकता है? केवल राष्ट्रपति, क्योंकि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक है, तो प्रसाद पर्यंत कार्य करता है राष्ट्रपति के राज्यपाल, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को ही उसको कार्यकाल से हटाने का अधिकार है। देखिए तो ऑप्शन सी होगा राष्ट्रपति। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। अनुच्छेद 153 जो कहता है, क्या कहता है? एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल का कौन सा अनुच्छेद है? 153। दो प्रश्न तैयार हो गए यहाँ पर अभी आपके। तो 153 जो आर्टिकल है वो राज्यपाल से संबंधित, राज्यपाल का प्रावधान इसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करो। विचार करना है, A, B 1 2 3 4 है। सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, संथालिया, डोंगरी, मैथिली। और पूछा क्या है? पूछा है कि 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? तो कौन सी की गई थी? देखिए 92वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन से भाषाओं को इसमें जोड़ा गया था? तो इसमें किसको जोड़ा गया था? इसमें जोड़ा गया था बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली, यानी कि ऑप्शन 3 और 4। और 3 और 4 किसमें हैं? देखिए 3 और 4 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 3 है लेकिन 4 नहीं है। ये तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी 3 और 4। ठीक है, यानी कि बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली को 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2003 में हुआ था इसमें भाषाओं को जोड़ा गया था, शामिल की गई थी ये। देखिए ऑप्शन सी 3 और 4। और इसमें जो बाकी हैं देखो 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया और 2003 में बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी को जोड़ा गया। तो तीनों को सभी के बारे में लिखा गया। तो लगा सब देख सकते हैं। तो 2003 में किसको जोड़ा गया? बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 11, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? देखिए किस नदी पर है अलमट्टी बांध? ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के शुरू हो गए। तो कृष्णा नदी, कावेरी, तुंगभद्रा या फिर मलप्रभा, तो कौन सी नदी पर है? देखिए तुंगभद्रा पर तो नहीं है, ये मलप्रभा भी नहीं है, किस पर है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कृष्णा नदी पर। ठीक है, कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध जो है कहाँ के? ये उत्तरी कर्नाटक। ठीक है, उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। और ये जो परियोजना है इसको जो बनाया गया था 2005 में इसको तैयार किया गया था, 2005 में ये तैयार हुई थी। तो ऑप्शन है कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध। ठीक है, बांधों से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? मक्का कहाँ का प्रमुख भोजन है? देखिए भारत का तो नहीं है। ठीक है, तो भारत ऑप्शन में भी नहीं है। तो ये पश्चिमी यूरोप, रूस, मध्य अफ्रीका या फिर दक्षिण पूर्व एशिया। तो कहाँ से है? देखिए यूरोप का तो है नहीं, यूरोप की नहीं है, रूस की भी नहीं है। देखिए COD है, COD में से कहाँ से होगा? दक्षिण पूर्व एशिया फिर मध्य अमेरिका। लगाइए अपना, कौन से होगा? देखिए मध्य अमेरिका है और फिर मध्य अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया। बताइए किस में होगा ये? तो ये किस में होगा? देखिए ये होगा ऑप्शन सी, मध्य अफ्रीका में। ठीक है, मध्य अफ्रीका इसका सही आंसर होगा, मध्य अफ्रीका का ये प्रमुख भोजन है क्या? मक्का। चलिए देखिए मध्य अफ्रीका मक्का की फसल विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाती है और इसमें विटामिन A, C, E और कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और यह आवश्यक पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। तो कहाँ का है? ये मध्य अफ्रीका का है, प्रमुख भोजन है, प्रमुख फसल है मध्य अफ्रीका की। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्रफल के मामले में निम्न में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? तो
तो प्रश्न देखना है और प्रश्न पेपर सबसे पहले प्रश्न को देखना क्या पूछा है। देखिए भारत से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर एक मिनट है नहीं है, नहीं है को ध्यान में रखना, नहीं देखना है बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। देखिए ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा या फिर इंडोनेशिया भारत से बड़ा नहीं है, मतलब कैसा है, भारत से छोटा है। तो ए है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो वैसे भी देख सकते हैं आप, भारत से कितना, बहुत, भारत से बहुत बड़ा है, तो ये तो होगा नहीं। ब्राज़ील, ब्राज़ील भी नहीं होगा, ब्राज़ील कहाँ का है ये, ब्राज़ील भी नहीं होगा। कनाडा, कनाडा उत्तरी अमेरिका का है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या होगा, इंडोनेशिया, ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी इंडोनेशिया। भारत रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के बाद क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है, किसके बाद में, भारत जो है, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। तो इंडोनेशिया से बड़ा नहीं है। इंडोनेशिया से कैसा है, भारत से सिर्फ बड़ा नहीं है, तो इंडोनेशिया कैसा है, भारत से छोटा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। तो किसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, देखिए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर असम। भूटान के साथ देखिए पश्चिम बंगाल की तो नहीं लगती, थोड़ी सी लगती है, एकदम बहुत थोड़ी सी लगती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की भी नहीं लगेगी, क्योंकि दक्षिण उत्तर पूर्वीय क्षेत्र स्टेट है ये। सिक्किम और असम, अब लगाते हैं, देखिए सिक्किम और असम वहीं पर आस पास में ही है, तो कौन होगा, ऑप्शन ए असम होगा। सिक्किम की भी नहीं लगती, सबसे ज़्यादा किसकी लगती है, असम की लगती है। चलिए देखिए भारत और भूटान की जो सीमा है 699 किलोमीटर है। कितनी है, 699 किलोमीटर है, और असम की 267 किलोमीटर लगती है, अरुणाचल प्रदेश की 217 और पश्चिम बंगाल की 183 और सिक्किम की 32 किलोमीटर सीमा भूटान से लगती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी लगती है, असम की लगती है, 276 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना 276 किलोमीटर सबसे ज़्यादा। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और आजकल ये चलन भी है इस तरह के प्रश्न पूछने का, क्योंकि जितने भी जो एग्जामिनर हैं, जो आयोग है, चाहे कोई सा भी है, वो इस तरह के क्वेश्चन को अब देखता है, क्योंकि इन पर हम ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो इस तरह का ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, खारदुंगला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है ये, देखिए ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। किस में है, देखिए सिक्किम में तो है नहीं, सिक्किम में कौन सा है, सिक्किम में तो नाथुला है, नाथुला दर्रा सिक्किम में नहीं है। उत्तराखंड में माना नीति, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में कौन है, बड़ा लाचा है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो किसमें होगा, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर होगा। देखिए जम्मू कश्मीर से खारदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। किसमें है, लद्दाख क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है। तो भारत की पहली जो यूरेनियम खदान है कहाँ है, ऑप्शन ए जादूगोड़ा है, तुमालापल्ली है, पिछली है या फिर दलभूम है। क्या होगा सही आंसर होगा इसका जादूगोड़ा। जादूगोड़ा किसके प्रसिद्ध है, यूरेनियम के प्रसिद्ध है, और भारत की पहली यूरेनियम खदान है। देखिए जादूगोड़ा, भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगोड़ा कहाँ है, झारखंड में है, सिंहभूम जिले में, झारखंड के सिंहभूम जिले में है। और जबकि तुमालापल्ली यूरेनियम खदान जो है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, और पिछली जो खदान है ये बिहार में है। कहाँ, बिहार के गया में स्थित है। और जो दलभूम है ये कहाँ है, खदान भी झारखंड के कहाँ है, सिंहभूम जिले में स्थित है। तो सिंहभूम जिले में दलभूम भी है और जादूगोड़ा भी है। और सबसे पहले कौन सी है, सबसे पहले जादूगोड़ा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 17 सॉरी। देखिए सुमेल करना है कुछ एक बाइट, रिएक्टर और बार, ए और बी से इनको सुमेल करना। देखिए भूकंप की तीव्रता, प्रवाह की दर, कंप्यूटर या दाब, जानते होंगे। सबसे आसान कौन सी इसमें, सबसे आसान इसमें देखिए बाइट। तो बाइट किससे होगी, कंप्यूटर से होगी, यानी कि सी होगी। तो 2 का सी देखिए किसमें किसमें है, 2 का सी। यहाँ से भी आप पूरे क्वेश्चन को देख सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं एकदम। तो 2 का सी हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी में लग रहा है, और बाकी में नहीं है, तो सभी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी होगा सही, क्योंकि कृषि क्या है, प्रवाह की दर है,
और जो रिएक्टर है, रिएक्टर किसकी होती है, रिएक्टर पैमाना जो किसका होता है, भूकंप को मापने के लिए होता है, तो भूकंप की तीव्रता, और जो बार है वो किसके लिए, दाब के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी। ए का बी, 2 का सी और सी का 3 का ए और 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 18, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को क्या कहते हैं। जब नौ संचालन होता है, नौ तो एंगस्ट्रम, डेसिबल, कैलोरी या नॉटिकल मील किसमें होती है, प्रयुक्त दूरी कौन सी होती है, तो ये होती है नॉटिकल मील। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा, नॉटिकल मील होती है। डेसिबल किसकी है, कमेंट बॉक्स में बताइए। एंगस्ट्रॉम किसकी है, ये भी बताइए। एंगस्ट्रॉम की जो इकाई है, जो मात्रक है, वो किसका है, और डेसिबल किसका है, डेसिबल बता दें, डेसिबल किसका है, तो कमेंट में बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अपना बताते, अपना भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, प्रमार, विषार, मनार या फिर सोनार, किसका किया जाता है। ABCD में से लगा सकते हैं कौन सा होगा। देखिए, प्रमार, विषार और मनार तो कुछ नहीं होगा इनमें से, क्या होगा, ऑप्शन डी होगा इसमें, सोनार। ठीक है, सोनार होगा, क्योंकि जो महासागर में जो डूबी हुई वस्तुएं उसका जो पता लगाने के लिए, उनको खोजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उसके लिए किया जाता है सोनार का प्रयोग। चलिए, तो देखिए, सोनार एक तकनीक है जो नौचालन यानी कि जल के अंदर संचार करने एवं जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है। और अंग्रेजी का जो सोनार है, SONAR, ये क्या बोलता है, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ये इसका फुल फॉर्म है सोनार की। ठीक है, याद रखिए, सोनार की साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 19, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, जेम्स सिम्पसन, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या क्रिस्टियन बर्नार्ड, किसने किया था। तो ABCD है, लगे बताइए किस कौन सा होगा। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही किसका आविष्कार किया था, पेनिसिलिन का। ठीक है, पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए, ये 20 प्रश्न से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, 1 से 2 बार अगर आप वीडियो को देखते हैं तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। देखने के लिए धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे, इस तरह की कोई सी वीडियो लेकर के आएंगे। अगली वीडियो आपकी, और हफ्ते में आपको 4 से 5 वीडियो देने का टारगेट रखा है। अगर ठीक ठाक रहे, सही रहा सब कुछ, तो आपको ये निराश नहीं होना पड़ेगा। आपको ये वीडियो समय पर मिलती रहेंगी, और रोज़ाना ये शाम को ही होगी। ठीक है, रोज़ाना शाम को ही अपलोड होगी। तो धन्यवाद। चलिए आगे फिर मिलते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो प्रश्न आपसे पूछा गया उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दें। चलिए।